चंदनपुर का सरकारी अस्पताल बाहर से देखने में तो एकदम आम सा लगता था। हल्का पुराना, पीली दीवारें और एक टूटा हुआ गेट। लेकिन अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 3 महीने में 5 मौतें, और हर बार वजह एक जैसी, दिल का दौरा। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर मरीज की तबीयत पहले से ठीक हो रही थी, और फिर अचानक मौत। सबसे अजीब तो यह हुआ जब अस्पताल के जाने माने सीनियर डॉक्टर वर्मा की भी लाश उसी वार्ड में मिली। उनके चेहरे पर डर की झलक थी, और उनके हाथ में कुछ कागज था, अध जला हुआ। यह खबर जब से रिटायर्ड इंस्पेक्टर शकील अहमद को मिली, उनके दिल में कुछ हिल गया। शकील 54 साल के थे, अब थक चुके थे दुनिया की सच्चाइयों से, लेकिन इस अस्पताल से उनका एक गहरा रिश्ता था। उनकी पत्नी डॉक्टर सबा यही काम करती थी। 30 साल पहले अचानक एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, बिना कोई वजह बताए। और कुछ महीनों बाद वो एक अजीब हादसे में चल बसी थी। शकील अब अकेले रहते थे, लेकिन जब डॉक्टर वर्मा की मौत की खबर आई तो कुछ पुराने जख्म फिर से हरे हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। अगले ही दिन शकील अपनी पुरानी पुलिस डायरी निकालकर अस्पताल पहुंच गए। गेट पर चौकीदार रामू ने उन्हें पहचान लिया। अरे शकील साहब, आप यहां? बस यूं ही पुरानी यादें खींच लाई, शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। शकील ने पहले डॉक्टर वर्मा के वार्ड का मुआयना किया। सब कुछ साफ था, एकदम साफ, ज्यादा ही साफ, जैसे किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की हो। तभी उन्हें वार्ड के कोने में पड़ा एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा मिला। उस पर खून के धब्बे थे। इसी बीच एक नर्स उनके पास आई। साहब, आप पुलिस वाले हो क्या? शकील ने नजरों से हामी भरी। नर्स इधर उधर देखकर बोली, मुझे कुछ कहना है, लेकिन किसी से बताना मत। मुझे डर लग रहा है। क्या बात है? कल रात डॉक्टर वर्मा को एक आदमी मिला था, सफेद कोट में, लेकिन वो डॉक्टर नहीं था। उसका चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। वो सीसीटीवी में भी नहीं दिख रहा। और फिर रात को डॉक्टर वर्मा की मौत हो गई। शकील को यकीन हो गया कि यहां कुछ बड़ा चल रहा है। वो फौरन हॉस्पिटल के पुराने रिकॉर्ड रूम में गए, जहां उनकी बीवी सबा पहले काम करती थी। वहां धूल भरे फाइलों के बीच एक पुरानी डायरी मिली, डॉक्टर सबा खान के नाम से। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझना कि अस्पताल में मौतें सिर्फ किस्मत की वजह से नहीं होती। यहां कुछ लोग खुदा बन बैठे हैं। शकील के हाथ कांपने लगे। 30 साल पहले की बातें फिर से जिंदा हो रही थी। और तभी दरवाजे के पीछे से किसी की परछाई दिखी। कोई था वहां जो नहीं चाहता था कि शकील ये राज जाने। शकील ने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस हल्की सी परछाई और फिर सन्नाटा। मगर उनकी छठी इंद्री कह रही थी, कोई है जो उन्हें देख रहा है। उन्होंने जल्दी से डायरी को अपने कोट की जेब में डाला और बाहर निकलने लगे। रात हो चुकी थी। अस्पताल के ज्यादातर लाइट्स बंद थी। सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में कुछ चहल पहल थी। शकील जल्दी से बाहर निकले और अपनी गाड़ी की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, पिछली सीट पर एक सफेद कोट रखा हुआ था, बिल्कुल नया, लेकिन उस पर खून के छींटे थे। उन्होंने एक पल के लिए सोचा, क्या कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है, या ये किसी का इशारा था? शकील बिना कुछ बोले गाड़ी स्टार्ट करके घर चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा लॉक किया, लाइटें बंद की और डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। डायरी में सबा ने लिखा था,
सन 1995 अस्पताल में कुछ अजीब सा चल रहा था। हर महीने 1 या 2 मरीज अचानक मर जाते थे। सब कहने लगे कि ये कुदरत का खेल है, लेकिन मुझे शक था कि किसी का खेल है। एक दिन मैंने देखा कुछ डॉक्टर रात को चुपचाप मेडिकल स्टोर के पीछे वाले रूम में जा रहे हैं। वो रूम आम लोगों के लिए बंद रहता है। मैंने पीछे से देखा, वहां पुराने इंजेक्शन और टेस्ट रिपोर्ट जलाए जा रहे थे। मुझे तब समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन जब मैंने डॉक्टर सक्सेना से पूछा, उन्होंने कहा, सबा, तुम बस अपना काम करो, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। और फिर डायरी का अगला पन्ना आधा फटा हुआ था। शकील का सिर घूमने लगा। सबा की मौत कोई हादसा नहीं थी। शायद वो किसी गहरे राज के बहुत पास पहुंच गई थी। सुबह होते ही शकील फिर से अस्पताल पहुंचे। इस बार उन्होंने सीधे मेडिकल स्टोर के पीछे वाले रूम की तरफ रुख किया। वहां ताला लगा था। उन्होंने आसपास देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी एक सफाई कर्मी आया और बोला, साहब, आप अंदर जाना चाहते हो क्या? शकील बोले, हां, तुम मुझे अंदर ले जा सकते हो। सफाई कर्मी ने चुपचाप जेब से एक चाबी निकाली और ताला खोल दिया। अंदर अंधेरा था। बहुत पुराना स्टोर रूम था वो। दीवारें सीलन भरी, फर्श पर धूल और मकड़जाल। लेकिन एक कोने में कुछ ताजा टायर के निशान थे, जैसे किसी भारी ट्रॉली को अभी अभी अंदर ले जाया गया हो। शकील ने टॉर्च निकाली और आगे बढ़े। कोने में एक स्टील की अलमारी रखी थी। उन्होंने अलमारी खोली और जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अलमारी के अंदर दर्जनों फर्जी मेडिकल फाइलें, सब एक ही नाम से, राजेश कुमार। हर फाइल में अलग बीमारी, अलग टेस्ट, लेकिन एक ही बात समान, हर केस में महंगी दवाइयां लिखी गई थी जो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं थी। शकील समझ गए कि ये कोई घोटाला है, फर्जी मरीजों के नाम पर दवाइयों का घपला। लेकिन सवाल यह था, अब भी चल रहा है क्या? उसी वक्त अलमारी के पीछे से एक मोबाइल की बीप सुनाई दी। शकील ने अलमारी हटाकर देखा। एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा जो उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहा था। शकील ने तुरंत अलमारी वापस खींच दी और कमरे से बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी बाहर खड़े सफाई कर्मी ने पूछा, आपको कुछ मिला? शकील ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थी, कुछ तो छुपा रहा था वो। शकील बोले, नहीं, कुछ खास नहीं, बस पुराने कबाड़ थे। वो बाहर निकल गए, लेकिन उनके मन में अब एक नई बात गूंज रही थी। सफाई कर्मी कौन था और उसके पास उस कमरे की चाबी क्यों थी? शाम होते होते एक और खबर आई। नर्स रश्मि, जिसने कल शकील से बात की थी, अब अस्पताल नहीं आ रही। स्टाफ ने बताया वो आज सुबह इस्तीफा देकर चली गई। कह रही थी कि उसे डर लग रहा है। शकील को अब यकीन हो गया, ये सिलसिला अब भी चालू है और जो भी इसके करीब जाता है या तो मरता है या गायब हो जाता है। वो उसी रात फिर से डायरी पढ़ने बैठे, लेकिन इस बार डायरी के पन्ने उलटते हुए उन्हें एक तस्वीर मिली। फोटो में 4 लोग थे, डॉक्टर सबा, डॉक्टर सक्सेना, एक और आदमी जिसका चेहरा धुंधला था, और पीछे दीवार पर एक बोर्ड था, प्रोजेक्ट सफेद 1992। शकील ने पहली बार उस शब्द पर ध्यान दिया। प्रोजेक्ट सफेद। अब खेल और बड़ा लग रहा था, और इसी खेल के पीछे छुपा था सफेद कोट वाला कातिल। शकील रात भर सो नहीं पाए। प्रोजेक्ट सफेद नाम सुनते ही उनके दिमाग में हलचल मच गई थी। उन्होंने कभी इस प्रोजेक्ट का नाम नहीं सुना था, लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ था,
और उसी दौरान सबा ने नौकरी छोड़ी थी, तो इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ था। अगली सुबह उन्होंने अपने एक पुराने पुलिस दोस्त विक्रम को फोन किया। विक्रम अब क्राइम ब्रांच में था और डेटा एक्सेस कर सकता था। विक्रम, एक नाम ढूंढना है, प्रोजेक्ट सफेद। कुछ भी हो, फाइल, डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, जो भी मिल सके। विक्रम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भाई, ये नाम तो कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में आया ही नहीं, लेकिन सुन, मैंने एक पुराना डॉक्यूमेंट देखा था। एक बार जब ड्रग रैकेट पर काम कर रहे थे, उसमें इसी नाम का जिक्र था। शायद किसी मेडिकल ट्रायल से जुड़ा हुआ था। शकील ने पूछा, कहाँ देखा था? दिल्ली के सेंट्रल मेडिकल आर्काइव्स में। वहां बहुत पुराना डेटा रखा है, जो कभी कभी पब्लिक रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। शकील उसी वक्त चंदनपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 4 घंटे की ड्राइव थी। रास्ते में उनकी आंखों के सामने सबा का चेहरा घूमता रहा। उनके शादी के दिन, वो अस्पताल की कहानियां, और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़ देना। दिल्ली पहुंचते ही वो सीधे मेडिकल आर्काइव्स गए। वहां की सुरक्षा कड़ी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस कार्ड दिखाकर अंदर जाने की इजाजत ले ली। आर्काइव्स के अंदर बहुत बड़ा हॉल था। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, मोटी मोटी फाइलें और पुराने पीले पन्ने। उन्होंने साल 1992 के मेडिकल प्रोजेक्ट सेक्शन में तलाश शुरू की। काफी देर तक कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर एक फाइल मिली। फाइल के कवर पर कुछ नहीं लिखा था। अंदर के पन्ने बहुत पुराने थे, लेकिन एक नाम बार बार लिखा था, सफेद प्रोजेक्ट, ह्यूमन टेस्टिंग बैच A19। फाइल में लिखा था कि चंदनपुर अस्पताल को 1992 में एक खास रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। एक फार्मा कंपनी, व्हाइट लाइफ बायोटेक, ने सरकार की अनुमति से गरीब मरीजों पर दवाइयों के ट्रायल शुरू किए थे, लेकिन वो दवाइयां अभी तक टेस्टिंग फेज में ही थी। और फाइल में यह भी लिखा था कि कई मरीजों की मौत हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल रोके नहीं गए। शकील की सांसें थम गई। यह तो सीधा मर्डर था। गरीब, बेसहारा लोगों पर दवाइयों की आड़ में जहर की तरह प्रयोग। फाइल के आखिरी पन्ने पर 4 डॉक्टरों के नाम थे, डॉक्टर आर सक्सेना, डॉक्टर सबा खान, डॉक्टर मलिक, और एक नाम काले मार्कर से काटा गया था। उन्हें अब यकीन हो गया कि सबा ने जब इन ट्रायल्स का सच जाना, तो उन्होंने प्रोजेक्ट का विरोध किया होगा। शायद उसी की सजा उन्हें मिली थी। वो फौरन फाइल की कॉपी लेकर बाहर निकले और विक्रम को फोन किया। भाई, ये कोई छोटा मामला नहीं है। ये लोग इंसानों को चूहों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और अब भी शायद कर रहे हैं। विक्रम बोला, तू जो भी कर रहा है, संभल के कर। ऐसे लोग बहुत ऊपर तक जुड़े होते हैं। शकील ने फोन काटा और गाड़ी में बैठने ही वाले थे, तभी उनकी नजर सामने एक आदमी पर पड़ी। सफेद कोट पहने, उनकी ओर घूरता हुआ। चेहरा आधा ढका हुआ था मास्क से, लेकिन आंखें जानी पहचानी सी लग रही थी। शकील उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा, दौड़कर पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रात में वो फिर चंदनपुर लौटे। मन में अब एक नई गुत्थी थी। उस काले मार्कर से कटे नाम का सच क्या था? कौन था वो चौथा डॉक्टर? और क्या वही अब सफेद कोट पहनकर लोगों को मार रहा है? अगले दिन वो अस्पताल के एक पुराने कर्मचारी घनश्याम से मिले, जो अब रिटायर हो चुका था। घनश्याम भाई, 1992 में कौन कौन डॉक्टर था यहां? घनश्याम कुछ सोचकर बोला, डॉक्टर सक्सेना तो थे ही, सबा मैडम भी थी, डॉक्टर मलिक को तो आप जानते ही हो, लेकिन एक और थे, डॉक्टर आदित्य राणा।
लेकिन वो अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि कहाँ गए। शकील चौंक गए। फाइल में जो नाम काटा गया था वो शायद यही था, डॉक्टर आदित्य राणा। क्या उनके बारे में कुछ और जानते हो? बस इतना पता है कि वो फार्मा कंपनी के साथ बहुत घुल मिल गए थे। कहते हैं बहुत पैसे आए थे उनके हाथ में, और फिर एक दिन अचानक अस्पताल छोड़ दिया। ना ट्रांसफर, ना इस्तीफा, जैसे गायब हो गए। शकील को अब शक यकीन में बदलता जा रहा था। सफेद कोट वाला आदमी शायद वही था, डॉक्टर आदित्य राणा। लेकिन अगर ये सच है तो अब अगला सवाल था, अब वो क्या चाहता है? इसी बीच अस्पताल से एक और खबर आई, एक और मौत। आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज जो ठीक हो रही थी, अचानक रात को दम तोड़ गई। और इस बार सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पूरी तरह गायब थी। अब डर सिर्फ एक कहानी नहीं था, अब वो अस्पताल के हर कोने में फैल चुका था। शकील अब जान चुके थे अगला निशाना कौन होगा ये नहीं पता, लेकिन हत्यारा हर वक्त आसपास है। और अब इस खेल में सिर्फ सवाल नहीं, मौतें जुड़ चुकी थी। शकील को अब यकीन हो चला था कि इस खेल का मास्टरमाइंड वही है, डॉक्टर आदित्य राणा। एक ऐसा नाम जो 30 साल पहले फाइलों से मिटा दिया गया था, लेकिन जिसकी परछाई अब सफेद कोट पहनकर मौत बांट रही थी। अगले दिन सुबह ही शकील अस्पताल पहुंचे। वहां का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। हर डॉक्टर डरा हुआ, हर नर्स सहमी हुई, और हर मरीज की आंखों में डर था। डर इस बात का कि अगला नंबर उनका हो सकता है। वो सीधे अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में गए, जहां अब कोई रेयरली आता था। वहां धूल जमी अलमारियों में कई पुराने दस्तावेज पड़े थे। उन्होंने एक एक फाइल खंगालनी शुरू की। उन्हें 1992 की एक स्टाफ डायरी मिली। उसमें हफ्तावार डॉक्टर्स की ड्यूटी और उनके व्यवहार की टिप्पणियां लिखी गई थी। उस डायरी के अंतिम पन्नों में एक अजीब सा नोट था, डॉक्टर आदित्य बार बार आईसीयू में बिना ड्यूटी के जाते हैं। उनके मरीजों की हालत में सुधार नहीं हो रहा। सबा मैडम ने सवाल उठाया है, कल दोनों में बहस हुई थी। डॉक्टर आदित्य ने गुस्से में कहा, जिसने प्रोजेक्ट में दखल दिया वो बचा नहीं। शकील की रगों में ठंडा पसीना दौड़ गया। उसके बाद डायरी में डॉक्टर आदित्य का जिक्र एकदम बंद हो गया। शकील ने डायरी की फोटो ली और विक्रम को भेजी। विक्रम ने तुरंत जवाब दिया, भाई तू ये केस अकेले ना सुलझा पाएगा। ये लोग पैसे से, पावर से बहुत मजबूत है, लेकिन मैं मदद करूंगा। बस सबूत इकट्ठा कर। उसी दोपहर अस्पताल के एक छोटे वार्ड में काम करने वाली स्वीपर माया उनके पास आई। उसका चेहरा घबराया हुआ था। साहब, मैंने कल रात एक आदमी को देखा। वो आईसीयू की तरफ जा रहा था। सफेद कोट में था, लेकिन उसके हाथ में इंजेक्शन नहीं, एक अजीब सी काली बोतल थी। मैंने जब पास जाने की कोशिश की तो उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जैसे कोई शैतान देख रहा हो। शकील ने पूछा, तू पहचानती है उसे? माया बोली, नहीं साहब, लेकिन एक बात पता है, जब वो आया तो अस्पताल के लाइट्स थोड़ी देर के लिए झपक गई थी, फिर वही औरत मर गई। शकील ने तुरंत सीसीटीवी रूम का रुख किया, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, उस दिन की फुटेज फिर गायब थी। चौथी बार ये कोई हैकिंग नहीं थी, कोई अंदर का आदमी था जो हर बार कैमरा बंद कर रहा था। उन्होंने अस्पताल के स्टाफ की लिस्ट मंगवाई, हर शिफ्ट में कौन काम कर रहा था, कब कब सीसीटीवी ऑफ हुआ। उन्होंने एक पैटर्न नोट किया, हर बार जब कोई मरीज मरा, एक नर्स शिफ्ट में होती थी, नर्स कविता। उन्होंने कविता को बुलवाया। वो आई, एकदम शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
कविता, क्या तुम जानती हो कि आईसीयू के कैमरे बार बार बंद क्यों हो रहे हैं? कविता बोली, सर, शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत पुराना सिस्टम है। शकील ने सीधा सवाल किया, क्या तुम डॉक्टर आदित्य राणा को जानती हो? कविता का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। फिर बोली, सर, वो तो बहुत पहले जा चुके हैं। आपने उनका नाम कहां से सुना? शकील को अब पक्का यकीन हो गया कि कविता कुछ छुपा रही थी। तुम्हें पता है, जो लोग ये सच छुपा रहे हैं वो भी मारे जा रहे हैं। अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। कविता डर गई, कांपती आवाज में बोली, सर, मैं सब बताऊंगी, लेकिन मेरी जान को खतरा है। मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। शकील ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, तुम बोलो। कविता बोली, डॉक्टर आदित्य कभी मरे नहीं। उन्होंने खुद को गायब कर लिया था और फिर किसी प्राइवेट फार्मा कंपनी के लिए काम करने लगे। पिछले 2 महीने से वो चंदनपुर लौटे हैं। वो कहते हैं कि वो अब बदला लेंगे उन सब से जिन्होंने उन्हें रोका था। उन्होंने कहा था कि सबा मैम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। उनका करियर बर्बाद कर दिया था। शकील की आंखें भर आई। अब उन्हें पता चल गया था कि सबा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक प्लान्ड मर्डर था। कविता ने आगे कहा, वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं कि अगर मैंने उनका काम ना किया तो मेरी बहन को मार डालेंगे। इसलिए मुझे सीसीटीवी बंद करने के लिए मजबूर किया। शकील ने उसकी बात रिकॉर्ड कर ली। अब वो सबूत था उनके पास, आवाज, फाइल, डायरी और कविता का बयान। लेकिन डॉक्टर आदित्य अब भी आजाद था और अगला हमला कभी भी हो सकता था। शाम को अस्पताल के कॉरिडोर में एक और अजीब घटना हुई। एक वार्ड बॉय को किसी ने पीछे से धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया। उसकी हालत गंभीर थी और उसके पास से जो नोट मिला उसमें लिखा था, जो मेरे रास्ते में आएगा मरेगा। शकील अब समझ चुके थे, ये लड़ाई सिर्फ एक हत्यारे से नहीं है, ये लड़ाई एक पूरे सिस्टम से है जिसने 30 साल पहले एक इंसान को शैतान बना दिया और अब वो शैतान वापस आया है, मौत बनकर। अगली सुबह चंदनपुर अस्पताल के बाहर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। माहौल में अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। शकील अब हर रोज की तरह जल्दी पहुंचे। अब वो सिर्फ एक रिटायर्ड पुलिस वाले नहीं, बल्कि अपनी बीवी के इंसाफ के लिए लड़ने वाला इंसान बन चुके थे। कविता को उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन में भेज दिया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अचानक उनके फोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान था। तुम बहुत गहराई में जा चुके हो शकील। दूसरी तरफ एक ठंडी, सधी हुई आवाज थी। अब अगर पीछे नहीं हटे तो तुम्हें भी वही मिलेगा जो सबा को मिला था। शकील ने बिना डरे कहा, तुम आदित्य हो, है ना? हंसी आई। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं वही हूं जो इंसाफ के नाम पर फरेब देख चुका है। तुमने मुझे मिटाया था, अब मैं मिटाऊंगा तुम्हें। फोन कट गया। शकील को अब यकीन हो गया कि आदित्य उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। सवाल यह था, कैसे? उन्होंने अस्पताल में मौजूद उन लोगों की लिस्ट बनाई जो पिछले 1 साल से यही काम कर रहे थे। विक्रम ने फोन पर बताया कि वो एक टेक एक्सपर्ट को भेज रहा है जो अस्पताल के नेटवर्क को ट्रेस करेगा, ताकि पता चले कि सीसीटीवी बार बार कैसे बंद हो रहा है। उसी दिन दोपहर को अस्पताल के कैंटीन में एक और मौत हुई। इस बार एक मेडिकल स्टूडेंट, रिया। उसकी कॉफी में जहर मिला था और फिर वही सफेद कोट वाला साया पीछे देखा गया था, लेकिन चेहरा अब भी साफ नहीं था। शकील तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने उस कप को जब्त करवाया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया।
लेकिन एक बात ने उनका ध्यान खींचा, रिया की डायरी। उसमें लिखा था, आईसीयू में कुछ गड़बड़ है। मुझे शक है कि वहां कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। रात को अजीब लोग आते हैं। मैं इस बारे में सबा मैम से बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। ये डायरी अब एक और सुराग थी। उसी रात विक्रम का भेजा टेक एक्सपर्ट समीर अस्पताल के नेटवर्क में लॉगिन हुआ। कई घंटे की मेहनत के बाद उसे एक बैकडोर एक्सेस मिला। मतलब कोई व्यक्ति अंदर से सिस्टम में घुसकर कैमरे बंद कर रहा था। ये लो, समीर ने कहा। इस लॉग फाइल में हर बार जब कैमरा बंद हुआ, एक ही आईपी एड्रेस दिखा, और ये नेटवर्क के बाहर से नहीं, यही कि एक लैपटॉप से हो रहा है। ये लैपटॉप आईसीयू के कंट्रोल रूम में है। शकील ने तुरंत आईसीयू कंट्रोल रूम में तलाशी ली। वहां एक पुराना लैपटॉप पड़ा था, जो सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लेकिन उसमें एक छोटा सा यूएसबी डिवाइस लगा था। ये वही है, समीर बोला। इसमें सॉफ्टवेयर है जो हर कुछ घंटे में कैमरा बंद कर देता है, और इसके जरिए सारी रिकॉर्डिंग किसी बाहर के सर्वर पर भेजी जा रही है। शकील ने उस यूएसबी को जब्त कर लिया। अब उनके पास एक और बड़ा सबूत था। उन्होंने उसे सीधे विक्रम के पास भेजा, जो कि अब इस केस को धीरे धीरे कोर्ट में ले जाने की तैयारी में था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाते, एक और धमाका हुआ। अस्पताल के पुराने बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हुआ। वो हिस्सा जिसमें बहुत पुराने मेडिकल रिकॉर्ड रखे जाते थे, जलकर खाक हो गया, और वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था। तुमने जो ढूंढा वो अब राख बन चुका है। अब रुक जाओ। शकील की आंखों में गुस्सा था। वो जान गई कि आदित्य अब बौखला गया है। वो सबूत मिटा रहा है, लेकिन गलती कर रहा है, क्योंकि हर सबूत के पीछे वो अपनी छाया छोड़ रहा है। रात को शकील अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर गए। सब कुछ बिखरा पड़ा था, और ड्राइंग रूम की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सबा का इंसाफ नहीं मिलेगा, तुम्हें भी उसके पास भेजेंगे। वो अब थक चुके थे, लेकिन डर नहीं था। उन्होंने उस दीवार को देखा, फिर खुद से कहा, अब तुझे पकड़ना ही होगा आदित्य। अब ये मेरी आखिरी लड़ाई है। अगली सुबह उन्होंने अपना प्लान विक्रम को बताया। एक ट्रैप जो आईसीयू में लगाया जाएगा। इस बार नकली कैमरे नहीं होंगे, सब असली होंगे, और लाइव फीड सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगी। आईसीयू में एक नकली मरीज भी रखा गया, जिसे सिर्फ डॉक्टरों को दिखाया गया कि उसकी हालत क्रिटिकल है। और उसी रात सब कुछ प्लान के मुताबिक चलने लगा। लेकिन रात के 2 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आईसीयू में रात के 2 बजे सब कुछ शांत था। पूरा अस्पताल जैसे नींद में डूबा हुआ था। लेकिन कंट्रोल रूम में बैठे विक्रम और उसकी टीम की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। हर कैमरा चालू था, हर कोना नजर में था। नकली मरीज की देखभाल के लिए 2 नर्सें थी, जो पुलिस की ट्रेनिंग ले चुकी थी, और हर चीज रिपोर्ट कर रही थी। शकील अस्पताल की 4थी मंजिल पर एक खाली वार्ड में छिपे थे। उनके हाथ में वॉकी टॉकी था, और आंखों में एक ही सवाल, क्या आज वो आदित्य को पकड़ पाएंगे? करीब 2:23 पर आईसीयू की एक लाइट अचानक से बंद हो गई। वहीं कैमरे की फीड में हलचल दिखी। एक सफेद कोट पहने इंसान ने आईसीयू का दरवाजा खोला। चेहरा ढका हुआ था, लेकिन चाल में वही आत्मविश्वास था, वही बेखौफ अंदाज। वो व्यक्ति सीधा नकली मरीज के पास पहुंचा। एक पल के लिए रुका, फिर जेब से इंजेक्शन निकाला। लेकिन जैसे ही वो सुई घुसाने वाला था, अचानक बिस्तर से एक नर्स उठी और उसका हाथ पकड़ लिया। अब नहीं, आदित्य। शकील की गरजती आवाज गूंजी। वो बाहर निकले
पीछे पीछे 4 पुलिस वाले। आदित्य एक पल के लिए चौंका, फिर हड़बड़ाकर भागने लगा। आईसीयू से निकलते हुए उसने एक ट्रॉली पलट दी, जिससे नर्सें और पुलिस वाले कुछ देर को रुक गए। लेकिन शकील दौड़ते रहे। तीसरी मंजिल, फिर सीढ़ियां। आदित्य अब छत की ओर भाग रहा था। छत पर हवा तेज थी। रात की ठंड में भी पसीने की बू आ रही थी। शकील ने उसे आखिरकार कोने में घेर लिया। खत्म कर दो ये नाटक, आदित्य, शकील बोले। तेरा खेल अब बाहर आ चुका है। आदित्य ने मास्क उतारा। उसका चेहरा अब साफ था। आंखों में नफरत, लेकिन होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। खेल? ये तो सिर्फ इंसाफ था। जो मैंने झेला वो किसी को नहीं दिखा। जिस सिस्टम ने मुझे गुनहगार बना दिया, मैंने उसी सिस्टम को चीर कर रख दिया, आदित्य बोला। तू एक हत्यारा है, शकील गुस्से से बोले। और तुम्हारी बीवी ने क्या किया था? आदित्य की आंखों में आग थी। सबा ने ऑपरेशन के लिए मना किया था, लेकिन पैसे लेकर साइन कर दिया। मेरी बहन उसी दिन मर गई और तुम सब चुप बैठे रहे। शकील एक पल को चुप हो गए। उस हादसे का दर्द उन्हें भी आज तक था। सबा ने अपनी गलती कबूली थी, लेकिन तूने उस इंसाफ को बदले में बदल दिया। तब भी कोई सुनता नहीं, आदित्य चिल्लाया। अब सबको सुनना पड़ा। पीछे से विक्रम और टीम ने आदित्य को घेर लिया। अब वो पकड़ा जा चुका था, लेकिन उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। अदालत में आदित्य के खिलाफ सबूत पुख्ता थे। यूएसबी, कैमरा फुटेज और उसके द्वारा भेजे गए धमकी भरे संदेश। वो केस जो 30 साल से दफन था, अब खुले कोर्ट में गूंज रहा था। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा दी और साथ ही अस्पताल प्रशासन पर भी जांच बैठाई गई। पुराने रिकॉर्ड, मरे हुए मरीजों के केस दोबारा खोले गए। कई सीनियर डॉक्टर सस्पेंड हुए। कुछ हफ्तों बाद शकील अपनी बीवी की कब्र के पास खड़े थे। माफ कर देना सबा, मुझे देर लग गई, लेकिन तुझे इंसाफ दिलाया, उन्होंने नम आंखों से कहा। उनके पीछे कविता खड़ी थी, जिसने अब एक मेडिकल एनजीओ शुरू किया था, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था और हर डॉक्टर को ईमानदारी की शपथ लेनी पड़ती थी। अस्पताल के बाहर अब एक नई पट्टी लगी थी, चंदनपुर अस्पताल, जहां अब सिर्फ जिंदगी की इजाजत है, मौत की नहीं। और शकील, वो अब फिर से अपनी डायरी लिख रहे थे, लेकिन इस बार अपराध की नहीं, इंसानियत की कहानियां। इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसा लगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। इस कहानी को लिखा था अमजद ने, और अगर आपको उनकी और कहानियां सुननी है तो चैनल पर जाएं। वहां और भी डर और सस्पेंस से भरपूर कहानियां हैं। यकीन मानिए, आपको वो भी उतनी ही पसंद आएंगी।